अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को टाइमली देख लें। दूसरों के घरों को आग लगाने वाले का अपना घर भी आग की लपेट में आ जाया करता है। गलत और नाजायज़ कामों में हाथ डालना, किसी को मदद फराहम करना, खुद को भी खतरे में डालने के मुतरादिफ होता है। मैं भी अपने लालच की वजह से बहुत बड़ा नुकसान करवा बैठा था। ऐसा नुकसान जिसकी कभी भी तलाफी मुमकिन न थी। मैं जिन लोगों के साथ काम करता था, इनको खूबसूरत लड़कियों की तलाश रहती थी। लेकिन खूबसूरत लड़कियां गली मोहल्लों में इस तरह फिरा नहीं करती कि कोई इनको देख के अपने झांसे में फंसा ले। और किसी को कैसे पता चलेगा कि किस घर में खूबसूरत लड़की है और इसके घर वाले कैसे हैं। लेकिन मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब थी। मैंने हाथ में एक साइकिल ली और गली मोहल्लों में निकल पड़ा। लड़कियों से उनकी एक अपनी ऐसी पर्सनल चीज़ मैं महंगे दामों से ख़रीद लेता कि जिससे मुझे ये पता चल जाता कि कौन सी लड़की खूबसूरत है और जवान भी है। और इसके बाद वो लड़की मेरे दाम में आ जाया करती और मैं उसे किसी भी तरह से अगवा करके सप्लाई कर देता या फिर उन लोगों को ख़बर कर देता। अगर ज़्यादा मुश्किल मामला होता तो वो लोग खुद ही हैंडल कर लेते थे। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ मुझे इतना महंगा पड़ जाएगा कि मेरी सारी ज़िंदगी का पछतावा बनकर रह जाएगा। मेरा नाम हारून है और मैं एक मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखता था, जहाँ रोज़ की 2 वक़्त की रोटी के लिए भी सख्त तगोदो करनी पड़ती थी। मेरी जवान बहनें थीं, छोटे बहन भाई थे, बाबा इस दुनिया में नहीं थे। मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था कि अगर पैसे कमाने हों तो हाथ टेढ़ा ही करना पड़ता है। मेहनत की कमाई से सिर्फ 2 वक़्त की रोटी पूरी होती है, अय्याशियाँ नहीं पूरी होती। और अय्याशियाँ तो एक तरफ अपनी बहनों को रुख़सत करना था, ये सब तो पैसे से ही मुमकिन होता। हम लोग एक छोटे से इलाके में रहते थे। ये एक छोटा-सा गाँव था। यहाँ पर इतनी ज़्यादा आबादी भी नहीं थी और मौके भी नहीं थे। मैं एक बढ़ई के साथ काम करता था, लेकिन वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। इधर ही मेरी मुलाकात एक शेरू नामी बंदे से हुई थी। उसने मुझे एक काम के बारे में बताया था। उसने कहा था कि मुझे ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो पूरे इलाके से वाकिफ़ हो। मैंने कहा कि मैं तो यहीं से पैदा हुआ हूँ। मेरी अपनी ज़िंदगी के 24 साल मैंने इधर ही गुज़ारे हैं। गली मोहल्लों में खेल के बड़ा हुआ हूँ। उसे ये सब कुछ बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा कि तुम्हें काम पे रख लेता हूँ, लेकिन काम सीधा-साधा नहीं है। मैंने कहा कि मेरा काम क्या है? उसने कहा कि तुम्हें पता करके बताना है कि कौन से घर में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और जवान लड़की रहती है। मैंने कहा कि ये बात मैं कैसे पता करूँगा? कुछ के बारे में तो शायद मुझे पता चल भी जाए, लेकिन हर घर की रिपोर्ट तो आपको नहीं दे सकता ना मैं। उसने कहा कि ये तो तुम्हारा काम है, तुम्हें सोचना पड़ेगा। हम तुम्हें बहुत अच्छे पैसे देंगे, इतने पैसे देंगे कि सिर्फ तुम्हारा घर नहीं चलेगा, बल्कि तुम अपने और अपने घर वालों की सभी ख्वाहिशात को पूरी कर सकोगे। पर तुम्हें ये खुद ही सोचना होगा कि ये बात कैसे पता चलेगी। मैं परेशान भी हो गया और हैरान भी। उसने कहा कि अगर तुम्हारे पास कोई भी अच्छा आइडिया हो तो फिर हमारे डेरे पर आ जाना, हम तुम्हें काम पर रख लेंगे। उसने मुझे अपना पता दिया और फ़ोन नंबर वगैरह दे दिया था। पर मैं सोच रहा था कि मैं ये बात कैसे पता कर सकता था। मैं एक मर्द था, कोई औरत तो नहीं था कि किसी के घर में भी चला जाऊं और एक औरत पूरे मोहल्ले की हर घर में तो नहीं जा सकती, वो तो मशकूक हो जाती है। इस तरह मैंने सोच के घोड़े दौड़ाए, बहुत सोचा और उसके बाद मेरे दिमाग में एक ऐसा खतरनाक किस्म का आइडिया आ गया कि मैं खुद हैरान हो गया कि ये मेरे दिमाग में ऐसा कैसे सोच लिया। मैं 2-4 दिन तक सोचता रहा, फिर उनके पास चला गया। जब उन लोगों को मैंने बताया, वो बहुत खुश हुए। उसने कहा कि फिर आज से ही तुम्हारे लिए इस सामान का इंतज़ाम करते हैं, जिसकी तुम्हें ज़रूरत है, जो तुम्हें दरकार है, और तुम कल से ही काम पर निकल जाओ। जब मैं हाथ में साइकिल पकड़े घर में दाखिल हुआ तो मेरी अम्मी हैरत से मुझे देखने लगी। उन्होंने कहा कि ये साइकिल किसकी उठा लाए हो? आजकल तो साइकिल भी 10-12 हज़ार तक पहुंच गई है। मैंने कहा कि अम्मी, किराए पे ली है, नया काम शुरू करने लगा हूँ। अम्मी ने कहा कि कौन सा काम करेगा? मैंने कहा कि अम्मी, कबाड़ का काम करूँगा। लोगों के घरों से फालतू चीज़ें और सामान वगैरह खरीद लिया करूँगा और उसे कबाड़ में बेचा करूँगा। अम्मी ने कहा कि तू दुकान पे काम करता था तो हम लोगों को ये कहते थे कि फलां बंदे के साथ दुकान पर बैठता है, नौकरी करता है। अब तो कबाड़िया बनने लगा है, फिर तेरी बहनों के लिए अच्छे रिश्ते कैसे आएंगे? मैंने कहा कि अम्मी, गरीब बंदे की कौन सी इज्जत होती है, वो तो गरीब ही रहता है। चाहे मैं मोटर की दुकान पे काम करूं या किसी के घर के बर्तन धो लूं या कबाड़िए का काम करूं, काम तो काम ही है ना। मैं तो गरीब ही रहूँगा, बस आप मेरे बारे में नहीं बोलें। मेरी अम्मी को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था और मेरी बहनें भी अजीब सी शक्ल बना रही थी।
میں نے ان کو کہا کہ تم سب کے لیے ہی تو میں یہ سب کر رہا ہوں، اس لیے دعا کرنا کہ میرے کام میں برکت ہو۔ میری ماں اس بات کی اتنا خلاف تھی کہ اس نے تو رونا ہی شروع کر دیا، لیکن میں نے ان کو کیسے بتاتا کہ اصل میں میرا کام یہ نہیں تھا، مجھے تو جاسوسی کرنی تھی، اور میرے پاس ایک اچھا منصوبہ بھی تھا۔ میں ایک گھر میں داخل ہو گیا، ایک لڑکی باہر آئی جس کی عمر کم تھی۔ میں نے کہا کہ گھر میں کوئی پرانی چیزیں ہیں؟ عورتوں کے پرانے کپڑے، کوئی بھی چیز، یہاں تک کہ سر کے بال جو کنگھے میں ٹوٹ جاتے ہیں، تو میں وہ خریدنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ کتنے میں خریدو گے؟ میں نے بہت زیادہ دام بتایا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ یہ جو سر کے بال ہوتے ہیں یہ اتنے زیادہ مہنگے بکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں، سر کے بال بھی اور دیگر چیزیں بھی۔ میں نے ان کو ایک لسٹ پکڑا دی۔ میں نے کہا کہ اس میں جو بھی چیزیں لکھی ہیں اگر وہ آپ کے پاس ہیں تو میں سب خرید لوں گا۔ اس میں ایک چیز ایسی بھی لکھی تھی جو ہر عورت استعمال کرتی ہے، اور اس کی بہت ہی ذاتی قسم کی چیز ہوتی ہے، اور ایسی چیز ہوتی ہے کہ اگر خراب ہو جائے تو عورتیں اسے کوڑے میں بھی پھینکتی نہیں، لیکن اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ کوئی خرید رہا ہے تو پھر وہ کیوں نہ بیچیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی 3-4 لڑکیاں میرے آس پاس منڈلانے لگیں اور اپنی اپنی چیزیں لے کر آ گئیں۔ ان کے ہاتھ میں شاپر تھے، اس میں ان کے سر کے بال بھی تھے۔ سر کے بالوں کا تو میں نے بہانہ کیا تھا، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ عورت کے سر کے ٹوٹے ہوئے بال کافی مہنگے بکتے ہیں، لیکن اصل تو مجھے دوسری چیزوں سے مطلب تھا، اور میرا آئیڈیا تو صحیح جا رہا تھا کہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ گھر میں 3-4 لڑکیاں یہاں موجود تھیں، اور وہ بھی اتنی زیادہ خوبصورت۔ میں نے ان سب سے ان کی ذاتی چیزیں خرید لیں اور ان کو تھوڑے زیادہ ہی پیسے دیے، تو وہ سب خوش ہو گئیں اور میرے سامنے ہی کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو کہنے لگیں کہ آج تو باہر سے کچھ اچھا سا منگوا کر کھائیں گے۔ یہ عورت نام کی چیز جو ہوتی ہے نا، یہ بڑی بے وقوف ہوتی ہے، کیونکہ عورت کی اتنی زیادہ ضرورتیں ہوتی ہیں کہ اسے ہر وقت پیسوں کی ضرورت رہتی ہے۔ اس نے میک اپ بھی لینا ہے، کپڑے بھی لینے ہیں، جوتے بھی لینے ہیں، ہر چیز اس نے بازار سے لینی ہے، اور اسے ان چیزوں کو خریدنے کا شوق بھی بہت ہوتا ہے۔ اسی لیے عورت فطرتاً لالچی ہوتی ہے، کیونکہ اسے چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور مجھے عورت کی اسی نفسیات کا فائدہ اٹھانا تھا۔ میں نے اس گھر کا پتہ، گھر کا نمبر، لڑکیوں کی تعداد، لڑکیوں کی شکل و صورت ایک کاغذ پر لکھ لیے۔ پہلے ہی دن اپنے مالکوں کو پکڑا دی تو بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ بس اب آپ کو وہاں سے غائب کرنا ہمارا کام ہے، اسی طرح تم کام پر لگے رہو اور جگہ جگہ جا کر دیکھو کہ کس گھر میں کون سی لڑکی موجود ہے اور کتنی زیادہ خوبصورت ہے۔ دیکھو، ہمیں صرف صحت مند اور خوبصورت لڑکیوں کی ضرورت ہے۔ کسی گھر میں کوئی سوکھی یا بیوہ طلاق یافتہ لڑکی بیٹھی ہو تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو یہ تمہاری نظر ہے کہ تم کس طرح سے اندازہ لگاتے ہو، لیکن مردوں کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے۔ مردوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی لڑکی جوان ہے اور کون سی شادی شدہ یا طلاق یافتہ ہے، کیونکہ شادی شدہ عورتوں کی چال قبائلی لڑکیوں سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے، اور یہ بات صرف مرد ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں بھی تو ساری زندگی کام دکان پر ہی کرتا رہا تھا، آتی جاتی عورتوں کو دیکھتا تھا، تو مجھے بھی اندازہ تو تھا ہی۔ مجھے اپنی اسی چالاکی کو استعمال کرنا تھا۔ اب میں اسی طرح گھر گھر جاتا اور لڑکیوں کو پیسوں کا لالچ دیتا کہ ان کی ایسی چیزیں استعمال شدہ جن کو وہ کوڑے میں بھی نہیں پھینک سکتی تھی، جب ان کو بیچنے کا موقع مل رہا تھا تو کیوں نہ بیچتی۔ وہ کھل کے سامنے بھی آ جاتی۔ کچھ لڑکیاں ایسی تھیں جو دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کے بات کرتی تھی۔ مجھے ان کی شکل و صورت تو ٹھیک سے دکھائی نہ دیتی تھی، لیکن ان چیزوں سے ہی میں اندازہ لگا لیتا تھا کہ وہ خوبصورت ہیں یا نہیں۔ اور عورت کی خوبصورتی صرف اس کا چہرہ ہی نہیں ہوتی، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ میرے دن بہت اچھے سے گزر رہے تھے۔ مجھے یہ کام کرتے ہوئے 2 مہینے ہو رہے تھے، اور میں نے 3 سے 4 گھروں کے بارے میں اپنے مالک کو بتایا تھا۔ وہ تو ابھی سے ہی بہت خوش تھا۔ اس نے کہا کہ تو بڑا کام کا بندہ نکلا ہے، اور تیری شکل بھی ایسی ہے کہ تجھ پہ کسی کا شک بھی نہیں کرنا۔ جب مہینے بعد مجھے ان لوگوں نے پیسے دیے تو میں بہت خوش ہوا۔ جو پیسے مجھے وہ لڑکیوں کو دینے کے لیے دیتے تھے، میں اس میں سے بھی کچھ پیسے بچا لیتا تھا۔ لڑکیاں تو تھوڑے پیسوں سے بھی خوش ہو جاتی تھیں۔ پیسے آتے ہوئے بھلا کس کو برے لگتے تھے، وہ بھی ایسی چیزوں کے بدلے جن کو آپ پہلے ہی استعمال کر چکے ہیں۔ میں نے جب گھر آیا تو اپنی بہنوں کو بہت خوش ہوئی۔ میرے ہاتھوں میں پورے مہینے بھر کا راشن تھا۔ بہنوں کے لیے کچھ کپڑے، جوتے وغیرہ خریدے۔ اماں کی گھر کی ضروریات کی کچھ چیزیں بھی لیں۔ میری امی بھی حیران رہ گئی، جبکہ پورا مہینہ امی نے مجھے باتیں سنائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ پہلے تو اس گھر میں دال روٹی چل رہی تھی، اب لگتا ہے پانی سے ہی روٹی کھانی پڑے گی۔ میرے ہاتھوں میں صرف راشن نہیں، دیگر ضروریات کا سامان بھی تھا۔ جب امی نے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ جلدی جلدی سامان سمیٹنے لگی۔ اتنا سارا سامان لے کر آیا تھا کہ سامان رکھنے میں بھی 1 گھنٹہ لگ گیا تھا۔ امی نے کہا کہ پورا مہینہ بہت اچھا گزرے گا۔ بیٹا، تو واقعی اتنا کچھ لے کر آیا ہے۔ میں نے کہا کہ امی، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اس کام میں بہت پیسے ہیں۔ امی نے کہا کہ ہاں، میں نے سنا ہے، ایک خاندان تھا، کوڑا کرکٹ اٹھایا کرتا تھا، اور انہوں نے اپنا گھر بھی بنا لیا۔ میں نے کہا کہ اب میں کوڑا بھی نہیں اٹھاتا، لیکن آپ پریشان نہیں ہوں، ہمیں تو اچھے کھانے سے
और पैसों से मतलब है ना। काम तो वैसे भी कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अम्मी ने कहा कि मुझे अपनी तरबियत पर बड़ा नाज है। बेटा, तू इन बहनों का अकेला भाई है, फिर भी तूने कितना कुछ किया है इनके लिए। अल्लाह तुझे इसका अजर ज़रूर देगा। मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ हैं। मुझे पता है कि तुम हम सब के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो हमेशा मेहनत से ही काम करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अम्मी की बातें सुनकर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि मैं मेहनत नहीं कर रहा था। मैंने तो चोर रास्ता अपना लिया था। पैसे तो मिल रहे थे। माँ भी खुश हो गई। सारी बहनों को 100-100 रुपए दिए तो उनके चेहरे भी खिल उठे। मैंने कहा कि अपनी पसंद की कोई चीज़ खा लेना, वरना इससे पहले तो मैं इनको 1 रुपया भी नहीं दे सकता था। घर की दाल रोटी ही बड़ी मुश्किल से पूरी होती थी। अलग से पैसे देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। घर वाले खुश हो गए थे मेरे से, मेरे मालिकान भी खुश थे और मैं खुद भी खुश था। देखने को लोग खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां भी मिल जाती थी। एक लड़की तो बहुत ही लालची थी। उसे तो अपनी सारी ज़ाती चीज़ें निकाल के मेरे हाथ में पकड़ा दी। लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मैं हैरान रह गया। वो तो बहुत ही ज़्यादा दुबली पतली सी थी, बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगती थी। ऐसे तो दुबली पतली लड़कियां खूबसूरत लगती हैं, लेकिन वो इतनी दुबली पतली थी कि ऐसा लगता था कि उसे कोई बहुत बड़ी बीमारी है। और मेरे मालिकान को ऐसी लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने उसे पैसे भी कम दिए, क्योंकि अब मुझे उसे भी पैसे देने ही थे, और मैंने उनको इसके घर के बारे में भी नहीं बताया। मैं इसी तरह काम कर रहा था जब मेरी अम्मी ने कहा कि अब तो तू अच्छे पैसे कमाने लगा है, तेरी बहन के लिए रिश्ता आया है। मेरे एक जानने वाले हैं, उसकी बेटी तेरी बहन की दोस्त भी रह चुकी है। अगर तू कहता है तो बात करते हैं। मैंने कहा कि लोग अच्छे होने चाहिए। मुझे कोई परवाह नहीं है कि ज़्यादा अमीर हों या ना हो, बस लड़का अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जिसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है वो ठीक होना चाहिए। मेरी अम्मी ने कहा कि हाँ, मेरी यही सोच है। बाकी अल्लाह का वादा है, कोई भी भूखा नहीं सोता, सबको रिस्क मिल ही जाता है। जैसे हमारे हालात बदल गए, ऐसे ही किसी के भी हालात कम ज़्यादा होते ही रहते हैं। लेकिन बेटा, आजकल हालात इतने भी अच्छे नहीं हैं। अभी पिछले दिनों ना वो सामने रहते थे ना किराना स्टोर वाले, उनकी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया। मैंने ये बात सुन के हैरान हुआ, क्योंकि उनकी बेटी के बारे में ही मैंने उन लोगों को बताया था और फिर इनके कहने पर उन्होंने उसे अगवा कर लिया था। मैंने कहा कि अच्छा, कब हुआ ये सब? अम्मी ने कहा कि मुझे तो कल पता चला है। बेचारे बड़े परेशान हैं। उनकी तो एक ही बेटी थी भी भला की खूबसूरत। उसकी माँ ऐसी बुरी तरह से रो रही थी कि मैं तो देखकर अजीब सी हो गई। क्या तसल्ली देती उसको। वापस आ गई। दुआ के लिए बुलाया था उन्होंने कि जल्द जल्द मिल जाए। दुआ करके आ गई बस। पता नहीं कौन से ऐसे लोग होते हैं जिन लोगों की जवान बच्चियों को अगवा कर लेते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को गारत करे। मैं खाना खा रहा था, मेरे गले में नवाला अटक गया। मैंने कहा कि अम्मी छोड़े ना, किसी को कुछ कहने से क्या फ़ायदा हो सकता है। वो खुद ही घर से भाग गई है और फिर घर वाले अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं कि लड़की को किसी ने अगवा कर लिया है। अम्मी ने कहा कि ये भी हो सकता है, आजकल होने को क्या नहीं हो सकता। लेकिन मुझे पता है वो लड़की बड़ी शरीफ थी, बड़ी अच्छी थी। अरे लड़की से याद आया, तेरे लिए भी एक लड़की पसंद की है मैंने। बस पहले तेरी दोनों बहनों की बात पक्की कर दूं और तेरी मंगनी करूंगी। फिर कहीं लोग ये ना कहें कि जवान बेटे को सिर्फ कमाई के लिए रखा हुआ है। आखिर को तेरी भी तो उम्र हो रही है, 25 साल का तो होने वाला है। मैंने कहा कि अम्मी आपको जो करना है आप करें। मैंने अपने सारे मामलात अपनी अम्मी के हाथ में दे दिए थे। मुझे पता था कि वो सोच समझ कर ही फैसला करती। बाकी मेरे पास इतना वक्त कहाँ था कि मैं अपनी मर्जी से कहीं किसी लड़की को पसंद करती और फिर उसके साथ शादी के ख्वाब देखता। आजकल तो वैसे ही काम में लगा हुआ था। अम्मी किस तरह से बद्दुआएं दे रही थी, मुझे बड़ा अजीब लगा। लेकिन जो भी ये अमीर लोग होते हैं, इनको बद्दुआएं लगती ही नहीं हैं। गरीब लोग ऐसे ही इनको बुरा समझते हैं, बद्दुआएं भी देते हैं, लेकिन असल में वो अपनी ज़िंदगी के मज़े ले रहे होते हैं। ये बात बड़ी अजीब सी है। अम्मी ने मुझे इमाम मस्जिद की बेटी के बारे में बताया। अम्मी ने कहा कि उसका नाम मोमना है, बहुत अच्छी लड़की है, आलिमा है, और उसकी एक ही शर्त है। मैंने कहा कि कैसी शर्त? लड़कियां भी शर्त रखती हैं क्या? वो भी मौलवी की बेटी होकर उसने कौन सी शर्त रखती? मेरी अम्मी ने कहा कि पूरी बात तो सुन ले। उसकी शर्त ये है कि वो शादी के बाद बच्चों को कुरान की तालीम देना चाहती है। अगर ऐसा होगा तो हमारे घर में हलाल के पैसे आएंगे, घर में बरकत होगी। घर में जवान लड़कियां हैं, उनके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, बरकत होगी। मैंने कहा कि अम्मी, मुझे नहीं पता था कि आप मेरी शादी इतनी इस्लामी लड़की से करवाना चाहती हैं। अम्मी ने कहा कि बेटे की शादी इस्लामी लड़की से नहीं करवाऊंगी तो और किससे करवाऊंगी? तो क्या मेरे मुंह से कुछ और सुनना चाहता है? मैंने कहा कि नहीं नहीं, जो आप चाहती हैं वैसा ही होगा। आपको जो भी पसंद हो आप पसंद कर लें और बात कर लें। उन्होंने कहा कि बात भी कर ली है, पसंद भी कर लिया है। मैं तो लड़की के सर पे हाथ भी रखा ही हूँ, क्योंकि उस लड़की के बहुत रिश्ते आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि वो हमारे ही घर रुखसत होकर आए। गरीब लोग हैं, इसलिए अपने जैसे लोगों में ही शादी करना चाहते हैं। दीनदार बंदे हैं, इनको दुनिया की रेल पेल से कोई लगाव नहीं है। मैंने कहा कि अच्छी बात है। अम्मी ने कहा था कि अगले जुमेरात वाले दिन वो तेरी 2 बहनों के साथ बाकायदा जाएंगे
और शगुन लेकर जाएंगे। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन अगले हफ्ते जब मैं घर आया तो अम्मी घर पे बैठी हुई थी और काफ़ी परेशान थी। मैंने कहा कि क्या हुआ? तो कहने लगी कि आज तेरी बाग पक्की करने जाना था, लेकिन लगता है किसी की नज़र लग गई है। मैंने कहा कि क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अम्मी ने कहा कि मरियम को किसी ने अगवा कर लिया है। मैंने कहा ये तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि मैं जानता था कि शायद मैं इस घर में भी जा चुका था, लेकिन अम्मी ने मुझे पूरी बात नहीं बताई थी। अम्मी ने मुझे ये नहीं बताया था कि कौन सी इमाम मस्जिद की बेटी है, क्योंकि हमारे गांव में तो 2-3 मस्जिदें थीं। अम्मी तो बाकायदा रोने लगी। मैंने कहा कि अम्मी क्या हो गया है आपको? वो मेरी बीवी तो नहीं बन गई थी ना, आपकी बहू नहीं थी। अम्मी ने कहा कि लेकिन होने वाली बहू तो थी ना, और मैं उसे पसंद कर बैठी थी। अब दोबारा उसके जैसी कहाँ से मिलेगी? बहुत बुरा हुआ। तेरे तो शादी की बात होने से पहले ही इतना बुरा हो गया। लगता है तेरी शादी पे किसी ने बंदिश करवाई है। ये तेरी ताई का काम है। अम्मी तो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मेरी अम्मी बड़ी मासूम सी औरत थी। मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बस छोड़ दें। उन्होंने कहा कि लेकिन आजकल ये सब कुछ बहुत हो रहा है। हमारे मोहल्ले में न जाने कितनी लड़कियां गायब हो चुकी हैं, और दूसरे मोहल्ले से भी खबरें आ रही हैं। सुना है कुछ लोग आए हुए हैं जो जवान लड़कियों को अगवा कर रहे हैं। बेटा, मुझे तो बहुत बड़ा डर लगता है। हमारा तो घर भी भरा हुआ है जवान लड़कियों से। मैंने कहा कि हमारे घर की लड़कियों को कभी कोई अगवा नहीं करेगा। अम्मी ने कहा कि तू इतने यकीन से ये बात कैसे कह सकता है? मैं इतने यकीन से इसलिए कह सकता था क्योंकि मैं अपनी ही बहनों को तो कभी भी इन लोगों के सामने पेश करने वाला नहीं था, ना मैंने खुद अगवा करना था। लेकिन अम्मी को कैसे समझाता? अम्मी ने कहा कि मुझे तो डर लगता है, मैं तो इनको कहीं भी जाने नहीं दूंगी। मैंने कहा कि ठीक है, बात तो वो भी, लेकिन आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को लेकर इतना परेशान मत हो जाइएगा कि अपनी तबीयत ख़राब कर लें। मैं हूँ ना, मेरे होते इनको कुछ नहीं होगा। अम्मी ने कहा कि जो लड़कियाँ अगवा होती हैं ना, उनके भी बाप भाई सलामत थे। तेरे से भी ज़्यादा अच्छे थे, तेरे से ज़्यादा जान में भी थे। जब घर पर मुसीबत आती है ना, तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, किसी तरह भी। अम्मी को मुतमईन किया और वहाँ से चला गया। अब मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी होने लगी कि मुझे इमाम मस्जिद की बेटी के घर के बारे में नहीं बताना चाहिए था। कुछ लोग तो यही कह रहे थे कि शायद वो भाग गई होगी, क्योंकि लड़कियां जब भी इस तरह गायब हो जाएं तो पहला ख्याल लोगों के दिमाग में यही आता है, चाहे लड़की जितनी भी शरीफ हो। पर मैं जानता था कि वो किसी के साथ भागी नहीं थी, उसे इन लोगों ने अगवा कर लिया था। एक दिन मैंने उन लोगों से पूछा कि आप इन लड़कियों के साथ क्या करते हैं? उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं करते, हम तो आगे सप्लाई कर देते हैं। अब वो लोग क्या करते हैं ये हमें भी नहीं पता। मैंने कहा कि फिर भी कोई अंदाज़ा? उसने कहा कि भूले बादशाह, तू क्या समझता है कि जब किसी लड़की को अगवा करता है तो क्या वो उसे घर में बिठा के उसकी तालीम और तरबियत करता है? अरे वही काम करवाते हैं जो लड़कियों से मंसूब होते हैं। मैंने कहा कि फिर तो ये सब बहुत बुरा है। अभी मेरे अल्फाज मेरे मुंह में ही थे। उन्होंने कहा कि अगर अच्छा नहीं है तो काम छोड़ के चला जा, और अभी तक तो तूने किया है, हमारे सारे इतने पैसे लोगों के बारे में बताया है, लड़कियों को अगवा किया है, तो हम पुलिस को तेरा नाम दे देंगे। ये सुन के मैं हैरान रह गया और डर भी गया। मैंने कहा कि आप लोग मजाक कर रहे हैं? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। उन्होंने कहा कि हाँ, अगर तू मजाक कर रहा था तो फिर हम भी मजाक कर रहे हैं। अगर तू मजाक नहीं कर रहा तो सबसे पहले तेरी ही बारी आएगी। मैं खामोश हो गया और मैंने कसम खा ली कि आइंदा मैं किसी हवाले से भी इन लोगों से कोई सवाल नहीं करूँगा, बस चुपचाप अपना काम करता रहूँगा। एक दफ़ा मुझे पैसों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई। मैंने सोचा कि मैं आज तो इकट्ठी लड़कियों के बारे में बताऊँगा। 3 घरों में जाना पड़ेगा, लेकिन पहले ही घर में मुझे 3 लड़कियाँ मिल गई। इसमें 2 दरवाजे के पीछे खड़े होकर मुझसे बातें कर रही थी और सामने एक लड़की खड़ी थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। उसने कहा कि हम तीनों बहनें हैं और ये हमारा सामान है। मैंने सोच लिया कि जब ये इतनी प्यारी हैं तो दूसरी बहनें भी इतनी ही प्यारी होंगी। मैंने उनको 30,000 रुपये दिए तो उन्होंने मुझे फ़ौरन ही अपनी ज़ाती चीज़ें पकड़ा दी, और मैं भी खुश हो गया, क्योंकि मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये तीनों ही भला की खूबसूरत थी। मैंने जाकर ये बात उन लोगों को बता दी। उन्होंने कहा कि जो बंदा लड़कियों को अगवा करता था वो छुट्टी पे गया हुआ है। आज तुझे खुद ही ये काम करना पड़ेगा। यहाँ पर एक बाड़ा बना हुआ है, वहाँ तक लाना पड़ेगा। मैंने कहा कि मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी ये। उन्होंने कहा कि हम अपने 2 बंदे तुम्हारे साथ कर देंगे, वो तुम्हें बताएंगे, काम आसान हो जाएगा। तुम फिक्र नहीं करो, बस तुम इनको किसी तरह से ले आना। मैंने कहा कि ठीक है, और 2-4 दिन बाद ही मैं इनके घर चला गया। मैंने उन्हें कहा कि आप लोगों का सामान तो बहुत ही अच्छा था और काफ़ी सारे पैसे भी थे। मैं आप लोगों को कम पैसे दिए, लेकिन बाकी के पैसे आप लोगों को देने के लिए आया हूँ। आप लोगों को मेरे साथ गली तक आना होगा, क्योंकि मैंने पैसे वहाँ पे रखे हुए हैं। वो लोग पैसों की इतनी भूखी थी कि उन्होंने अपने मुंह चादर में लपेटे और मेरे साथ आ गई। एक लड़की ने बुर्का भी पहना हुआ था। मैंने एक रुमाल पे बेहोशी वाली दवा लगाई और उनके मुंह पे वो रुमाल लगा दिया। जैसे ही वो बेहोश हुई तो उनके आदमियों ने उन लड़कियों को वहाँ से उठाया और वहाँ से ले गए।
मेरा फ़ोन पता नहीं क्यों बार बार बज रहा था। मुझे पास एक ही बटनों वाला फ़ोन था मेरे पास। अम्मी की कॉल आ रही थी, जबकि मैं उनको कहा था कि इस टाइम मैं मसरूफ़ होता हूँ। मैं रात को देर से घर आया भी। अभी घर में कदम रखा था कि सामने का मंज़र देख के हैरान रह गया। सारी बहनें रो रही थी। अम्मी ने कहा कि फ़ायज़ा नहीं मिल रही। अपनी सहेली के घर गई थी, अभी तक नहीं आई। कहीं उसको भी किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया, क्योंकि उसकी सहेली की बहन और उसकी सहेली भी तो गायब है। वो लोग भी बड़े परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि वो भी उनके साथ ही थी। हम कब से तुझे फ़ोन कर रहे हैं, तुझे ढूँढने तो कहाँ ढूँढते। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। इसका मतलब कि मेरी बहन इन लोगों के घर गई हुई थी और मैंने अपनी ही बहन को अगवा करके सप्लाई भी कर दिया था। मैं पागलों की तरह भागा। उन लोगों को कहा कि जो आज आप लोगों ने लड़कियां दी हैं मैंने, उनमें से एक मेरी बहन थी। उन्होंने कहा कि वो तो अब चली गई है और अब वो वापस भी नहीं आ सकती। हमने तो उसको आगे भेज दिया है, पता नहीं कहाँ से कहाँ चली गई होगी। मैंने कहा कि कुछ करें, मेरी बहन को वापस लाएं। उन्होंने कहा कि हम नहीं ला सकते। तेरी बहन को हम कहाँ से वापस लाएं? हाँ, इतना कर सकते हैं कि उसके बदले में हम तुझे कुछ पैसे दे सकते हैं। उन्होंने 5 लाख रुपए मेरे सामने रखे तो मेरी रूह कांप गई। ये मेरी बहन की कीमत थी। मेरी अपनी बहन की कीमत मैंने वसूल की थी। अब मेरी बहन के साथ क्या होता? मैं पागल हो गया, वहीं पे बेहोश हो गया। होश आया तो घर में था। अम्मी दुख से हलकान थी, बहनें रो रही थी। हमें मेरी बहन कभी वापस नहीं मिली। वो कहाँ चली गई, हमें कुछ नहीं पता। मैंने उन लोगों से जब सवाल किया ज़्यादा, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम तुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। मैं डर गया कि अगर मुझे पुलिस के हवाले कर दिया तो मेरी बहनें और माँ भूखी मर जाएंगी। इस हराम के काम ने मुझे मेरी बहन से दूर कर दिया था। अगर वो मर जाती तो शायद इतना दुख ना होता, लेकिन अब वो जिंदा होगी तो पता नहीं उसके साथ उन लोगों ने क्या किया होगा, किस हाल में रह रही होगी। दिन रात यही सोचता रहता हूँ। ना जी पा रहा हूँ, ना मर पा रहा हूँ। हराम के पैसे ने मेरी अकल के आगे पर्दा डाल दिया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बार बार मेरी बहन मेरे ख्वाब में आती है। मैं पहले की तरह नहीं रहा, पागल हो गया हूँ। मुझे बहुत बड़ी सज़ा मिली है, पर डरता हूँ कि कहीं अभी मेरे नसीबों में मज़ीद सज़ा तो नहीं लिखी, क्योंकि मैंने कब ना जाने कितने घरों में औरतों की इज़्ज़तों को इस तरह नीलाम किया था। अब बात मेरे घर पे आनी ही थी ना। मैं भूल गया था कि ये दुनिया मकाफ़ाते अमल है और अल्लाह का वादा है, जो जिसके साथ बुरा करता है उसके सामने ज़रूर आता है। आप लोग दुआ करें, या तो मेरी बहन किसी तरह वापस आ जाए और या फिर मर जाए, क्योंकि वो किस ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजार रही होगी उसका अंदाज़ा मुझे है। मुझे समझ नहीं आता मेरे दिल को सुकून कैसे आएगा। मैं इस दुनिया का सबसे बदकिस्मत भाई हूँ, जो अपने ही हाथों अपनी बहन को भूखे बेड़ियों के आगे डाल आया था। मैं नहीं जानता मेरी बाकी की ज़िंदगी इस पछतावे के साथ कैसे कटेगी, मगर मेरे दिल में बेसुकूनी है। दिल कहीं भी चैन नहीं पाता, क्योंकि मैंने बहुत बुरा कर लिया था, और ख़ुद के साथ ही।